हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर मैथ सेकेंड, जिसके 3 लेक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चौथा लेक्चर कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। सारणी के गुण क्या होते हैं। इन सारणी के गुणों का हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आगे, जिन्हें हम सॉल्व करने के लिए इन सारणी का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपको ये प्रॉपर्टी जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं, 7-8 प्रॉपर्टी होंगी इस चैप्टर में, जो कि आपको आना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सारी प्रॉपर्टी आपको एक एक करके समझाएंगे। और अगर आपको हमारे लेक्चर शुरू से देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से एक एक लेक्चर देख सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारणी की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि हमारे पास पहले प्रॉपर्टी लिखी हुई है, किसी सारणी के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ या प्रत्येक स्तंभ को सारणी में परिवर्तित कर यदि किसी सारणी के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ या प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे हमारे पास कोई भी सारणी है, एग्जांपल हमारे पास ये सारणी है 2 3 4 6 5 3 2 1 0। ये हमारे पास सारणी है। इस सारणी के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ या प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी को मतलब यही होगा। जैसे हमारे पास ये सारणी है, अब इसके हम आगे देखते हैं। ये सारणी है, इसे प्रत्येक पंक्ति को हम स्तंभ बना देते हैं या प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये पंक्ति है, स्तंभ बना देंगे 2 3 4, और ये पंक्ति को स्तंभ बना देंगे 6 5 3। इसी प्रकार ये पंक्ति को स्तंभ बना देंगे 2 1 0। इस सारणी का जो मान आएगा वो इस सारणी के मान में के बराबर होगा। अर्थात किसी भी सारणी जो होंगी उसके पंक्ति या स्तंभ को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर अगली प्रॉपर्टी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। अब आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है, यदि किसी सारणी के प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो सारणी का मान शून्य होगा। लिखते हैं, यदि किसी सारणी के प्रत्येक अवयव यदि किसी सारणी के सभी पंक्ति या स्तंभ के अवयव यदि किसी सारणी के यदि किसी सारणी के सभी पंक्ति या स्तंभ के अवयव शून्य हैं तो सारणी का मान भी
शून्य होगा। यह हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है। यदि किसी सारणी के प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो सारणी का मान शून्य होता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे 0 0 0 1 2 3 4 5 6। इसमें देखते हैं इसके प्रत्येक पंक्ति के अवयव शून्य है तो इसलिए इस सारणी का मान भी जो आएगा आपका शून्य आएगा। जैसे हम लोग इसे हल भी करेंगे तो डेल्टा बराबर 0, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 12 और 15, उसके बाद माइनस, इसके लिए जब ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे तो हमारे पास 6 और 12 आएगा प्लस 0। इसके लिए पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 और उसके बाद आएगा 8। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। इस प्रकार किसी भी सारणी के प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ के अवयव शून्य है तो सारणी का मान 0 होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या स्तंभ समान हैं तो सारणी का मान 0 होगा। जैसे कोई एक सारणी लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे डेल्टा बराबर ABC, DEF, ये हमारे पास सारणी है। इस सारणी में आप देख सकते हैं इस सारणी के दो कॉलम आपस में बराबर हैं, इसलिए इस सारणी का जो मान आएगा वो भी 0 होगा। तो इस प्रकार किसी भी सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान है तो सारणी का मान 0 होता है, जो कि आगे आपके क्वेश्चन काफी आएंगे। इन प्रॉपर्टी के यूज के द्वारा हम लोग उन्हें सॉल्व करेंगे, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ना बहुत जरूरी था। आप लोग ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं ये प्रॉपर्टी को आपको एक एग्जांपल के जरिए फिर हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। यदि किसी सारणी के प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी एक अशून्य संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए तो सारणी का मान भी उतने ही गुना हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डेल्टा बराबर 2 4 6 5 3 2 1 0 3, ये है। इस सारणी में हम किसी भी अशून्य संख्या मतलब कोई भी, जैसे शून्य नहीं होनी चाहिए, 2 4 6 8 10, किसी भी संख्या से हम लोग जब इसमें गुणा या भाग करेंगे तो उस सारणी का जो मान आएगा उतने ही गुना आएगा। जैसे इस सारणी का जब हम लोग जो मान निकालेंगे, जैसे इस सारणी का मान लेते हैं हम लोग y आया, तो इस सारणी में तो सारणी का जो मान है उस सारणी में m गुणा, मतलब जब किसी भी सारणी में प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ के अवयव में m अशून्य संख्या यानी कि m से या कोई भी संख्या से भाग या गुणा किया जाता है तो सारणी का मान उतने ही गुना हो जाता है। इस प्रकार जैसे इस सारणी का मान y आया तो इस सारणी में जो हमने अशून्य संख्या से गुणा करेंगे जो भी होगा तो उस सारणी के मान भी उतना ही गुना हो जाएगा। जैसे कोई भी अशून्य संख्या, जैसे हमने 2 से गुणा किया तो उस संख्या का मान 2 गुना हो गया यानी कि 2y। इसी प्रकार जब हम किसी संख्या में
इस सारणी में 2 से भाग करेंगे तो सारणी का मान भी उतना भाग हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। इसके आगे हम लोग देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योग या अंतर हो तो सारणी का उसी कोटि के 2 या 2 से अधिक सारणी के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा बराबर A1 A2 B1 B2 C1 प्लस C2 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ये हमारे पास सारणी है। इस सारणी को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, A1 B1 C1 और B1 B2 B3 C1 C2 C3 और उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद अब इनको अलग कर लेंगे, A2 B2 C2 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस प्रकार किसी भी सारणी में यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योग या अंतर हो तो सारणी में कोटि के 2 या 2 से अधिक सारणी के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल था, तो हमने एक बार इसको अलग करके लिख दिया और ये दोनों अवयव कॉलम सेम रहेंगे। इसी प्रकार इसमें एक बार अलग करके लिख दिया तो इन दोनों कॉलम उसी प्रकार सेम रहेंगे। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं समीकरण, डिटर्मिनेंट ऑफ क्वेश्चन, यानी कि जो समीकरण के क्वेश्चन होंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसे नोट कर चुके होंगे, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं कि सारणी का प्रयोग करके किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, जिसमें 3 बिंदु दिए होंगे। उनके द्वारा हम किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वो सारणी के प्रयोग के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है, वो हम लोग सीखेंगे। सारणी के प्रयोग द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये हमारे पास अगला टॉपिक है। जैसे हमारे पास कोई 3 बिंदु हैं, माना
सारिक के तीन बिंदु, बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं। इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है जिसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तीन बिंदु हैं, इसका एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग लिखते हैं डेल्टा बराबर 1/2, उसके बाद सारिक लिखेंगे, उसके बाद 1 1 x1 x2 x3, उसके बाद y1 y2 y3, उसके बाद 1 1 1। इस फार्मूले के जरिए हम किसी भी सारणी का जिसमें तीन बिंदु होंगे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसे हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा डेल्टा बराबर 1/2। इसके लिए जब हम करेंगे x1 ये छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 23 माइनस, जब इसके लिए करेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा x2 माइनस x3। और इसी प्रकार जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा, इसके आपस में गुणा करेंगे x2 और x3 माइनस, इसका आपस में गुणा करेंगे x3 और x2। इस प्रकार किसी भी सारणी में जिसमें तीन बिंदु दिए होंगे उस सारणी का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक बार हम आपको इसे और समझाते हैं। जैसे किसी सारणी के प्रयोग द्वारा किसी भी क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास माना तीन बिंदु थे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो सारणी के प्रयोग द्वारा सारणी के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2, उसके बाद x1 के जो सारे बिंदु होंगे उन्हें आपस में कॉलम के जरिए लिख देंगे और इसी प्रकार फिर जो x2 के बिंदु होंगे उसको लिख देंगे और उसके बाद 1 1 1 1। तो इसे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार सॉल्व होता है जिसके द्वारा हम सारणी का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, आगे हम लोग देखते हैं। और एक नोट पॉइंट करके आप लोग यहां पर लिख लीजिए। यदि ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 0 आ गया, क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो तीनों बिंदु जो होंगे तो तीनों बिंदु संगामी होंगे, ये कंडीशन होगी। यदि इस क्षेत्र जो तीन बिंदु दिए होंगे उनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उस क्षेत्रफल का मान 0 आ गया तो वे जो तीनों बिंदु होंगे वो संगामी होंगे, जो आपको आगे के एक्सरसाइज में मिल सकता है जिसमें पूछेगा संगामी की शर्त। तो हम लोग इसे लगाएंगे, उसमें क्षेत्रफल का मान 0 होता है तो उसके जरिए हम लोग काफी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग जैसे ही क्वेश्चन आएगा आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारे पास
एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसे हम क्रेमर नियम बोलते हैं। क्रेमर नियम, क्रेमर नियम, समीकरण दिए होंगे उसको हम क्रेमर नियम द्वारा कैसे हल करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसे हमें क्रेमर नियम द्वारा हल करना है। तो आज के लिए ये क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर ये सवाल हल करेंगे तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये सवाल आपको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन बताने के बाद आपकी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम एक एक करके आपको समझाएंगे, सारे सवाल हल करेंगे। तब तक आप जितने भी ये चारों क्लास हो चुकी हैं इन्हें आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि जब हम लोग प्रश्नावली को हल करें उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।